सब्सक्राइब करें हमारे चैनल एमोर मैथमेटिक्स को एंड लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन के लिए इस बेल आइकन को दबाएं। ये देखो यूपीएसआई एग्जाम जो पैटर्न है उसमें जो आपकी हिंदी आती है, देखो ये एग्जाम पैटर्न एक बार आप समझ लो। जो नए बच्चे हैं 40-40 क्वेश्चन के आपके सभी पेपर होंगे, ठीक है। प्रत्येक क्वेश्चन 2.5 नंबर का होगा। 40 का 2.5 नंबर का गुणा करोगे तो आपके 100 नंबर आएंगे, ठीक है। तो 100 इसके हो गए, 100 इसके हो गए, 100 इसके हो गए, 100 इसके हो गए, ठीक है। यानी कि क्वेश्चनों की संख्या 160 रहेगी, नंबर आपके होंगे 400, ठीक है। दूसरी बात ये बताएं, इसमें जो निगेटिव मार्किंग है वो आपकी नहीं रहेगी, लेकिन सेक्शनल कट ऑफ है। सेक्शनल कट ऑफ का मतलब ये है कि प्रत्येक सब्जेक्ट में आपको 35% नंबर लेके आने हैं। 40 क्वेश्चन का 35% होता है 14 क्वेश्चन, तो आपको 14 क्वेश्चन हर सेट में लेके आने हैं, चाहे हिंदी हो, चाहे रीजनिंग हो, चाहे मैथ हो, चाहे जीएस हो। इसका मतलब ये हुआ कि आपका हर सब्जेक्ट अगर एवरेज होगा तभी आपका काम चलेगा। अगर आप ये सोचते हो कि हमारी मैथ और रीजनिंग बहुत स्ट्रांग है तो हम निकल जाएंगे, तो ये आपकी गलत सोच है। अगर आप ये सोचते हो कि हमारी जीएस बहुत स्ट्रांग है, आपको थोड़ा थोड़ा हर सब्जेक्ट का नॉलेज रहना चाहिए, वरना आप सेक्शनल कट ऑफ में बाहर हो जाओगे। जैसा कि पिछली बार जीएस में बहुत सारे बच्चे हो गए, बहुत सारे लोग रीजनिंग में फंस गए, बहुत सारे लोग मैथ में फंस गए, क्योंकि ये दोनों आपका बैंक से रिलेटेड करके आ गया, बैंक पीओ नहीं, बैंक क्लर्क लेवल का आ गया। हिंदी में भी बहुत सारा, जैसे अलंकार से बहुत सारे क्वेश्चन पूछ दिए, ये बहुत सारे चेंजेस आए थे। जीएस में आपकी मूल विधि और बाकी जगह से बहुत सारे क्वेश्चन आए थे, और संविधान से डीप में क्वेश्चन आए थे, ठीक है। तो 35% यानी 14 क्वेश्चन सब में करने हैं, और ओवरऑल आपको लाना है 50%, ठीक है। यानी कि अगर किसी में मान के चलो 15 क्वेश्चन करते हो, किसी में 20 करते हो, तो कोई एक सेट जरूर होगा जिसमें आप 35 प्लस करो, ठीक है। ओवरऑल आपके पास 200 नंबर होने चाहिए, ठीक है। 200 नंबर से नीचे रहेगा, 400 में से 200 नंबर आपके पास होना चाहिए। ये हो गया। आगे बढ़ते हैं। देखो जीएस के लिए बुक के लिए गई, यूपीएसआई के एग्जाम की बुक के लिए सभी सब्जेक्ट के लिए हमने ऑलरेडी एक वीडियो बना दी है। अगर आपने नहीं देखी है तो उस वीडियो को आप लोग देख लेना। उसमें हमने डिटेल एनालिसिस करके बताई है कि कौन सी बुक आपको पढ़नी चाहिए, कौन सी नहीं। मूल विधि की बुक्स के लिए जो बुक वाली वीडियो है उसी में मूल विधि की बुक बताए हैं। अगर नहीं आपको पता होगा तो ये दोनों में से कोई भी एक बुक ले लेना मूल विधि के लिए, ये आपके लिए सफिशियंट होगा, ठीक है। मूल विधि के लिए और भी बता देगा, मूल विधि में बहुत सारे क्वेश्चन नहीं आते हैं। मूल विधि से आपके 5 से 6 क्वेश्चन आते हैं, संविधान से आपके ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। लगभग दोनों को मिलाकर लगभग 24 क्वेश्चन का ये है कि 24 क्वेश्चन इसमें से आने हैं, ठीक है। अब क्लास का टाइमिंग बता देगा। इस क्लास आपकी 9 बजे चलेगी, डेली सुबह 9 बजे, ठीक है। 9 बजे से हम लोग पढ़ेंगे, संविधान की क्लासेस पढ़ेंगे, ठीक है। तो आपकी जो डेली क्लासेस होगी वो 9 बजे से होगी। देखो एक क्लास हम ऑलरेडी ले चुके हैं और उसमें हमने सिलेबस भी बताया था, लेकिन डिटेल सिलेबस बताया था। आज हम सिर्फ आपको ये बता रहे हैं कि ये आप स्क्रीनशॉट लेते जाना, आपको एक आइडिया लग जाएगा क्या क्या पढ़ना है। उस दिन हमने एक टॉपिक खत्म किया था, भारतीय पुलिस सेवा। इसमें हमने डिटेल में बताया था कि पुलिस जो सर्विस है उसमें क्या क्या रैंक होते हैं, क्या क्या चीजें होती है। अगर उस वीडियो को आपने नहीं देखा है तो एक बार जाकर देख लेना, ठीक है। दूसरा इसमें आता है दंड प्रक्रिया संहिता, ठीक है, सीआरपीसी। सीआरपीसी से वैसे तो बहुत सारे क्वेश्चन नहीं आते हैं, लेकिन फिर भी इसके जो वो होते हैं, क्या बोलते, परिभाषा होती है कि किसमें आदमी की परिभाषा क्या होती है, पुरुष की परिभाषा क्या होती है, ठीक है। परिभाषा से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि सीआरपीसी जो होती है ये एक्चुअल में जो पुलिस अधिकारी होते हैं या सब इंस्पेक्टर जो होते हैं, एसआई का वो होता है कि कार्य प्रणाली कैसे होती है। देखो दंड प्रक्रिया संहिता का मतलब होता है, प्रक्रिया का मतलब होता है प्रोसीजर, आप जो समझ रहे हो। प्रक्रिया का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लो कि कोई आदमी ने दंड किया है, ठीक है, ध्यान से समझना। कोई अगर मान लो मर्डर कर दिया तो पुलिस उसको पकड़ेगी तो किन किन चीजों का ध्यान में रखेगी, उसी चीज के बारे में डील करता है दंड प्रक्रिया संहिता। जैसे कि एक सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि किसी को अगर अब वो मर्डर किया या कुछ भी चार्ज में ले रहे हो तो 24 घंटे के अंदर आपको उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना पड़ता है, ठीक है। दूसरी बात यह है कि उसके घर वालों को इन्फॉर्म करना पड़ता है कि आपका लड़का, आपका भाई या वो व्यक्ति जिसको बोले कि हमारे वकील से संपर्क कराओ, उसको आपको ये सुविधा देनी होती है कि वो अपने घर पे इत्तला दे। जनरली क्या होता है, गांव में इसका पालन नहीं किया जाता है, लेकिन शहरों में जहां पे पुलिस मैनुअल है और जहां पे कड़ाई से कानून पालन होता है वहां पे इस चीज का पालन किया जाता है। फिर उसमें जो पुलिस पकड़ता है फिर वो अपना चार्जशीट लगाता है, बाकी चीजें, तो वो सारी प्रक्रिया जो आती है दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत आती है। पुलिस कौन से अधिकारी पुलिस एफआईआर लिख सकता है, जैसे कि थाने का भारसाधक अधिकारी, जो हम कानून की भाषा में बात करें, थाने का भारसाधक अधिकारी एक एफआईआर लिखने का उत्तरदायी होता है।
अगर वो नहीं आता है तो उससे नीचे का रैंक का अधिकारी जो होता है हेड कांस्टेबल, वो FIR लिख सकता है, लेकिन उसकी गैर मौजूदगी में। उससे नीचे का अधिकारी, अगर आप कोई सिपाही चाहे कि हम FIR लिख दे, तो उसको FIR लिखने का अधिकार नहीं है। ये सारी बातें कहां पे आपको देखने को मिलती है? दंड प्रक्रिया संहिता में। ठीक है, अब सिलेबस की बात करें, ये सिलेबस जो हमने आपको यहां पे दिखा रहे हैं, ये सिलेबस आपके जो पिछले साल के पेपर हैं उसमें जिस टॉपिक से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आए हैं उसको ध्यान में रख के बनाए गए हैं। सूचना का अधिकार एक ऐसा क्वेश्चन है जिससे बहुत सारे भ्रष्टाचार उजागर होते हैं, चाहे चारा घोटाला हो गया या कोल्स का घोटाला हो गया या कॉमनवेल्थ गेम्स का हो गया, बहुत सारे ऐसे घोटाले होते हैं जिसकी जांच होती है सूचना के अधिकार के तहत ही प्राप्त होती है कि इसमें कितना भ्रष्टाचार हुआ है। ठीक है, दूसरा है भूमि अधिग्रहण पुनर्वास और पुनर्स्थापना अधिनियम 2013, ये नोट करते जाना आप लोग, स्क्रीनशॉट लेते जाना। तीसरा आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है भारतीय दंड संहिता। भारतीय दंड संहिता जो होती है, इंडियन पीनल कोड, इसको बोलते हैं IPC, और IPC से आपका 1 से 2 क्वेश्चन हर सेट में आपको देखने को मिलेगा। कभी कभी इसकी परिभाषा से क्वेश्चन पूछा जाता है कि हत्या क्या होती है, लूट क्या होता है, लूट में कितने लोगों का होता है, डकैती क्या होती है। तो इस पे जब हम चर्चा करेंगे तो पूरी डिटेल में चर्चा करेंगे। देखो, जो IPC होते हैं, दंड देने का अधिकार किसको होता है? वो होता है कोर्ट को। ठीक है, कोर्ट दंड देती है। ठीक है, जैसे कि आपराधिक मानववध 299, या जैसे बहुत सारे आर्टिकल 299 है, 302 है, 304 है। तो ये धाराएं जब पढ़ोगे, कुछ इंपॉर्टेंट धाराएं, बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है आपको। आप मान के चलो कि मुश्किल से 50 से 60 ऐसी धाराएं हैं जिसको आपको पढ़ना है, और उसमें से 20 से 30 ऐसी धाराएं हैं जो पिछले ईयर में आपको पूछी गई हैं। तो इसको आपको बहुत ही ज्यादा नहीं वो करना है, एक पूरा हम वो मेन आपको पढ़ा देंगे, और जो बुक आपको दी है उससे आपको प्रैक्टिस करोगे तो बहुत ही कम दिनों में आप पूरी मूल विधि अच्छे से कर ले जाओगे। इसमें बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, एक और भी ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है जिससे क्वेश्चन पूछा जाता है। जनहित याचिका से बहुत टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहली बात है कि इसके जन्मदाता कौन है, ठीक है, और इसका जनहित याचिका कौन लगा सकता है, किस किस अपराध के संबंध में किस किस जानकारी के लिए जनहित याचिका लगाई जा सकती है। ठीक है, बहुत ही अच्छा टॉपिक है, और ये जो भी टॉपिक हम बता रहे हैं उसी हिसाब से बता रहे हैं जो आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आयकर अधिनियम 1961, फिर अगला है लोकपाल। लोकपाल से क्वेश्चन बहुत बनते हैं कि लोकपाल की नियुक्ति कितनी होती है, कितने साल की होती है, नियुक्त कैसे कर, जैसे राष्ट्रपति से क्वेश्चन बनते हैं वैसे लेखपाल से क्वेश्चन बनते हैं, अच्छे खासे क्वेश्चन बनते हैं, बल्क में क्वेश्चन बनते हैं। लेखपाल को हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। फिर मतलब प्रदेश में होते हैं कि केवल देश में रहते हैं, कितने लोकपाल होते हैं, उनकी नियुक्ति क्या है, इस समय करंट लोकपाल कौन है, ये सारी बात करेंगे। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन तो यही पूछ लेता है कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लागू कब हुआ था। ठीक है, तो ये अधिनियम कब आया था, एक क्वेश्चन हर सेट में पूछा जाएगा कि ये अधिनियम कब लागू हुआ था और कब पारित हुआ था, कब लागू हुआ था और कहां कहां पे अधिकार क्षेत्र है। ठीक है, जैसे जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 हटने के बाद बहुत सारे जो कानून थे भारत के वहां पे लागू होने लगे, चाहे IPC की बात करें चाहे CRPC की बात करें। अब अगला है गई किशोर न्याय बालिकों की देख रेख एवं संरक्षण अधिनियम 2002। देखो, बालक और औरतों से, जैसे महिला और बालक से रिलेटेड जितने भी अपराध हैं उससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। और इसमें एक चीज है कि पूरी आपको बुक नहीं पढ़नी, पूरी थीसिस नहीं करनी। आप एक जुडिशरी एग्जाम नहीं दे रहे हो तो हमारा पूरा प्रयास ये रहेगा कि बहुत ही लिमिटेड में आपका एक शॉर्ट नोट में एक पूरी मूल विधि तैयार हो जाए। मेरा ये प्रयास रहेगा कि अगर 6 से 7 क्वेश्चन मूल विधि से आते हैं तो आप उसमें से 5 से 6 क्वेश्चन आपके नोट्स से ही मिल जाए, जो मुश्किल से 20 से 30 पेज का बने। हमारा पूरा प्रयास यही है कि कम से कम में आपको करें। और वीडियो अगर आपको पसंद आए और तो आप इसे शेयर कर देना, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसको जोड़ना। ठीक है, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961। देखो, जो दंड प्रक्रिया संहिता है IPC में ही दहेज मृत्यु के बारे में दंड का प्रावधान है, लेकिन दहेज में बहुत तरीके के अपराध आते हैं तो उसके लिए एक अलग अधिनियम बना दिया गया 1961 के नाम से। अब इसमें यह होता है कि कब ये लागू हुआ कब पारित हुआ। पारित होने से मतलब यह है कि गाइस कि जैसे जो राज्यसभा और कोई बिल पारित होती है उसको बोलते हैं पारित होने की डेट, कि राज्यसभा में इस डेट को पारित हुआ, वो लोकसभा में इस डेट को पारित हुआ, और हस्ताक्षर जब करते हैं। लागू होने का मतलब ये होता है कि जब उसको इंप्लीमेंट किया जाता है। ठीक है, इसको हम और भी डिटेल में देखेंगे कि इसका क्या क्या मतलब है और ये कब हुआ। कई सारे कानून बन जाते हैं पहले, लागू होते हैं बाद में। ह्यूमन राइट्स जो है, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993। देखो,
अभी एक हाथरस में कांड हुआ था, ठीक है, हाथरस में एक कांड हुआ था जिसमें एक बच्ची के साथ जो भी हुआ था बलात्कार और बाकी चीजें थी, उसमें जो इलाहाबाद हाई कोर्ट है, इलाहाबाद हाई कोर्ट का लखनऊ खंडपीठ ने इसी नियम के तहत पुलिस को पूछा था कि उसके लाश को क्यों जला दिए गए। ठीक है, देखो पुलिस जो कोर्ट का काम यह है कि किसी भी अगर समाज में कुछ भी गलत चीज हो रहा हो तो उसकी समीक्षा करती है। उसमें जो सबसे बड़ी गलती ये थी कि एक जो बॉडी है, डेड बॉडी बोलते हैं उसको, किसी की भी हो, किसी भी व्यक्ति की हो, कैसा भी व्यक्ति हो, इवन इफ कोर्ट का मानना यह है या भारतीय का जो कानून बोलता है अगर कोई अपराधी भी है तो उसे भी सम्मान पूर्वक उसकी बॉडी को जलाना चाहिए। जैसे आप देख रहे हो कोरोना काल में कई बार कोर्ट ने आदेश दिया, जब ये देखा गया कि कई बार छोटे छोटे बच्चों को कुत्ते लेके भागते रहते हैं या जैसे बेड की स्थिति सही नहीं है, तो वो सारे के सारे जो कोर्ट आदेश देता है मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम के तहत ही देता है। हाथरस केस में जो हस्तक्षेप था वो यही था कि रात को डेड बॉडी नहीं जलानी चाहिए थी, और उसमें जो इलाहाबाद कोर्ट है, हाई कोर्ट है, उसके लखनऊ खंडपीठ ने सबको तलब किया था और सबकी बोलती बंद हो गई थी। आगे बात करते हैं घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण नियम 2005। इससे क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं। एक चीज बता दें, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण का मतलब होता है घरेलू हिंसा में बहुत सारी हिंसाएं आती हैं। दहेज वाला एक अलग मुद्दा है, घरेलू हिंसा में भी बहुत सारे आते हैं। बर्बल आप बोल दो, किसी से लड़ाई हो जाए, किसी को आप फाइनेंशियली नुकसान पहुंचे, मान लो कोई आपकी पत्नी है या कोई और भी है फैमिली में, जैसे बहन है या कोई इस तरीके का कोई मतलब क्लोज रिलेशन में है, उसका कोई धंधा है और आपने उसको चौपट कर दिया और आप लोगों में कोई वो हो गया या कोई मारपीट हो गया अपनी वाइफ के साथ या किसी के साथ आप मारपीट करते हो, महिलाओं के संरक्षण में ये सारे आते हैं। एक चीज और भी बता दें, जैसे आप हो, आपकी बीवी है, ठीक है, और आपकी बीवी आपको इसी कानून के तहत महिला संरक्षण अधिनियम के तहत 2005 के तहत आप पे एफआईआर कर देती है, तो उसका काट ये है कि आप अपनी बहन या अपनी माँ के से इस लड़की के खिलाफ भी आप एफआईआर कर सकते हो कि ये उनका उत्पीड़न कर सकती है। जैसे ये उस घर की बहू है, ऐसे ही पुरानी बहू में आपकी माँ भी आ जाएंगी और उसमें आपकी बहन भी आ जाएगी। ऐसा काट निकाला जाता है वकीलों में, जैसे कि आप पढ़ोगे तो ऐसे बताया जाता है कि ये अगर ऐसे करते हैं तो हम उनको कैसे करेंगे। आगे करते हैं, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम SC/ST एक्ट बोलते हैं 1989, ठीक है। अभी कल ही उसमें उत्तराखंड हाई कोर्ट ने SC/ST एक्ट पे एक वर्डिक्ट दिया था। आपको बता देते हैं, हम तो डेली सुप्रीम कोर्ट के आदेश पढ़ते रहते हैं, उसमें क्या क्या आता है। उसमें यह आया था कि बहुत ऐसी बार देखा है SC/ST एक्ट जो है, इसमें क्या होता है कि बहुत निर्दोष लोगों को फंसाया जा रहा है। अब उसमें एक केस हुआ था कि एक आदमी ने केस किया था कि एक दूसरे व्यक्ति ने, जैसे एक व्यक्ति है, इसने इसको इसके घर में आके गाली दिया है, ठीक है। तो कोर्ट का मानना यह है कि SC/ST एक्ट जो लगाया गया है ये गलत लगाया गया है। अगर इसने गाली दिया है तो कोई उसका एक गवाह जरूर होना चाहिए, या आपकी पत्नी हो या कोई भी ऐसा व्यक्ति जो उसको देखे, तो उस आधार पे इसको कैंसिल कर दिया गया है। अब केवल इस आधार पे गिरफ्तारी नहीं हो जाएगी कि वो है, ये कानून जो है वो संरक्षण देता है और बहुत ही अच्छा कानून है, इसकी बहुत सख्ती से पालन होना चाहिए। लेकिन जो इसका दुरुपयोग हो रहा है उसको रोकने के लिए भी कोर्ट लगातार अपने वो निर्णय देते रहता है। इस पे एक पिछले अगर गवर्नमेंट में देखा जाए तो एक सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर भी आया था जिसको संसद के द्वारा पलट भी दिया गया था। जब हम इसको पढ़ाएंगे तो और भी अच्छे से इसको विस्तृत तरीके से बताएंगे। ये कल का ऑर्डर है, कल शाम को 6-7 बजे का है। बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006, देखो बाल विवाह जो होता है उस पे एक नियम आया है और इसमें ये होता है कि जो लड़कियों का है वो एज जो निर्धारित गई है 18 वर्ष की गई है। सरकार इस पे भी विचार कर रही है, 2021 में हो सकता है कि जो 18 वर्ष है उसको कुछ बढ़ा दिया जाए, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि लड़कियों में मैच्योरिटी लेवल जैसे मां बनने का और बाकी चीजें जैसे परिवार को संभालने का, ये चीजें गवर्नमेंट कह रही है कि वो उनके पढ़ने का और आगे बढ़ने के लिए ये जरूरी है कि उनकी जो उम्र है एज की शादी करने की उसको बढ़ाया जाए। इस पर भी हम डिटेल में बात करेंगे और ये लेटेस्ट हम अपडेट आपको बता दें, लेटेस्ट केस जो होंगे वो भी हम बताएंगे। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000, देखो IT एक्ट बोलते हैं। जो आपका पुलिस UPSI का एग्जाम हुआ था 2016 में, उसमें जो FIR हुई थी, पेपर आउट हुआ था, वो इसी अधिनियम के तहत हुआ था। अभी चाइना में जो ऐप बैन हुए हैं वो इसी अधिनियम के बैन हुए हैं IT एक्ट में, कि वो हमारी सूचनाओं की चोरी कर रहे हैं। और तमाम ऐसे करंट में भी इशू आते रहते हैं, जो भी इशू होगा वो हम बताते जाएंगे। गाइस ये जो सेशन होगा बहुत ही जोरदार होगा और किसी भी पेड क्लासेस से बहुत ही अच्छा होगा।
आप लोग ज्यादा से ज्यादा इसमें बच्चों को जोड़ो और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर करते जाना, ठीक है। देखो, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, पर्यावरण संरक्षण नियम, ये तीनों भी हैं, इनसे क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं और आपको इनको पढ़ना ही है। ये जो अधिनियम है आपको दिख रहा होगा, इतने नियम पढ़ने हैं, बिल्कुल नहीं पढ़ने हैं। जो ये अधिनियम है इसके मुश्किल से आपको 10 से 12 लाइन पढ़नी है जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, और उतना ही हम कराएंगे, बहुत ज्यादा डीप में आपको नहीं करना है, क्योंकि हमें आपको वकील या कोई उसमें जुडिशरी एग्जाम नहीं दिलवाना है। इतना करवा देना है कि आपके एग्जाम में अगर मान के चलो कि 5 से 6 क्वेश्चन आए तो उसमें से आप मान के चलो कि 90-95% क्वेश्चन आप सॉल्व कर ले जाओ, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे जरूर आएंगे जो आपसे नहीं होंगे, तो वो आप संविधान, करंट अफेयर्स और बाकी जगह से